इतना बड़ा कार्य किया था वो आज कितना पीछे हट गए। इसे कहते हैं कि वक्त के साथ इंसान कैसा बदलता है। सीए पे मैं कहना चाहूंगा, सीए गृह मंत्रालय का विषय है, नागरिकता, और ये एक संसद के द्वारा पारित कानून था, परंतु राज्य विधानसभाओं ने उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। यह सरासर कानून का उल्लंघन था, सरासर संविधान का उल्लंघन था, और मैं कह सकता हूं इसके द्वारा संविधान खतरे में था। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, यूएपीए का चेंज किया गया, यानी अब केवल एक संगठन आतंकवादी नहीं होगा, कोई व्यक्ति आतंकवादी होगा तो उसको भी आतंकवादी माना जाएगा। एनआईए एक्ट में आतंकवाद की परिभाषा स्थापित की गई। मृत्यु दंड पर यह संशोधन किया गया कि क्षमा याचना केवल संबंधित व्यक्ति ही कर पाएगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। आपदा के लिए विशेष धनराशि की व्यवस्था की गई और नक्सलवाद को समाप्त करने में अभूतपूर्व सफलता हमें मिली है। अभी दिसंबर के महीने में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में सीआरपीएफ के कैंप में पूरी रात गुजार कर आए हैं। जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं कि इसको डर और किससे वो, उससे उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। अब वो दौर चले गए सभापति महोदय। मुझे याद है 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, और उसके बाद ऐसे समाचार आते थे कि देश के कुछ विश्वविद्यालयों में शहीद जवानों के प्रति नहीं, नक्सलवादियों के समर्थन में कार्यक्रम हो रहे थे। वो दौर अब समाप्त हो गया। अब तीसरी श्रेणी में बताना चाहता हूं, वो काम आते हैं, किए हैं गृह मंत्रालय ने, जो पिछली सरकारें कहती रही कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो करके दिखाया। वो कश्मीर की कसक जो रह गई थी, वो कसक अगर आज समाप्त हुई है तो अगस्त 2019 में अमित शाह जी के शासनकाल में वह समाप्त हुई है। मैं कहना चाहता हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पहला बलिदान दिया था। रावी के तट पर 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वराज्य की शपथ ली गई थी, पर वो शपथ अधूरी रह गई थी। तो सरदार पटेल के दिल में कसक थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान था, और अटल जी के दिल में वेदना थी। उन्होंने कहा था 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। परंतु वो शपथ किसने पूर्ण की? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उसको पूरा किया। और इसी के साथ मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, इतना बड़ा परिवर्तन भारत के इतिहास में आया कि अपनी छाती में दर्द होने लगता है। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, उनकी सरकार और हमारी सरकार में यह अंतर था जो भारत की परंपरा में है। उन्होंने बहुत दिन नाग पंचमी की, नागों को दूध पिलाया। हमने जन्मेजय का नाग यज्ञ करके दिखाया, जिसमें सारे नाग आकर समाहित हो गए। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने वालों सुनो, एक भी शहीद हुआ जवान नहीं भूले हैं, और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले। और मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरा उदाहरण देखा, जब भैया और बहन दोनों सुरक्षित वातावरण में मधुर मनोभावों के साथ बर्फ के गोले के साथ खेलते नजर आ रहे थे, और ये वही कश्मीर था जहां उनके गृह मंत्री के पैर के नीचे धरती फटी जा रही थी। इतना बड़ा बदलाव भी दिखाई नहीं पड़ता। मैं पूछना चाहता हूं, था जहां ऐसा इसके झंडे दिखाई पड़ते थे, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखाई पड़ते थे, वहां पर अगर आरजी और पीजी दोनों एक साथ सुरक्षित थे, एसजी भी खुश रही होंगी। मुझे लगता है जीजा जी को भी खुशी का एहसास होना चाहिए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, और इसके लिए गृह मंत्री जी को साधुवाद देना चाहिए कि कश्मीर में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कम से कम इतना तो करना चाहिए। और मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा, जो उनके नेता बोलते हैं डरो मत, हकीकत का सामना करो कि कितना बदलाव आया है, इसको स्वीकार करो, डरो मत। डरने का काम देश के विरोधियों के लिए छोड़ दो हमारी सरकार ने। इसके अलावा हमारी सरकार के समय में इंडियन पैनल कोड को भारतीय न्याय संहिता के रूप में जो बदलाव किया गया, वो एक महत्वपूर्ण बात है। परंतु मैं सभापति महोदय यह भी बताना चाहूंगा कि जब भी किसी चीज की तुलना हो तो दिन शनिवार, समय शाम 8 बजे, जगह पंजाब प्रांत का झेलम इलाका। ये वो वक्त था जब भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद मौत के मुंह में जा रहा था। साथ में था उसका भतीजा अबू कताल, जिसने तो ऑन द स्पॉट ही दम तोड़ दिया, और इसी के साथ खत्म हो गया भारत का दुश्मन नंबर 1। मौजूदा हालातों को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि अब तो आतंकवादी पाकिस्तान में भी महफूज नहीं है। पाकिस्तान भले ही सालों से उन्हें पाल रहा हो, उनके लिए पनाहगार बन रहा हो, उनके जरिए भारत में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिलवाता रहा हो, लेकिन अब नया भारत
कैसे काम करता है, ये अगर किसी को समझना है तो पिछले कुछ सालों में जितने भी जी जी नहीं, इंडिया इधर मैं एक चाहता बात है- आपसे करेक्ट करना चाहूंगा ना, आप कह हमें ये ना दो कि एक यार मिनट ठीक सॉरी है। टू से इनकी बात काट रहा हूँ। आपकी लैंग्वेज या आपके कम्युनिकेशन वे से लग रहा है कि आप लाहौर से या पंजाब से नहीं, आप कहाँ से बिलोंग जी मैं स्वाद से हूँ, केपी केपी के से हैं दोनों। जरा बताएं ना कि जो एजेंडा है वो क्या है, मतलब जो हमें बताया जाता है कि भाई इंटरनेशनल एजेंडा है या बैरूनी साजिश है, इंडिया की साजिश है, अफगानिस्तान की साजिश है। आप कि हम लॉजिकल बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम संस्कृति और सभ्यता की बात कर रहे हैं। विपक्ष को परेशानी इसी बात की है कि आप हिंदुत्व, सनातन, महाकुंभ, प्रयागराज, आप ये सब बात करते हैं, आप दूसरे पक्ष की बात नहीं करते। इस हिंदुत्व सनातन के नैरेटिव को पिछले 10 सालों में इतना ताकतवर और इतना बड़ा बना दिया गया है कि उसके इर्द गिर्द बाकी तमाम नैरेटिव खत्म कर दिए गए हैं। देखिए, ये भारत की पहचान है। अभी कुंभ होगा, आप देखेंगे हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक आएंगे, नॉन हिंदू हैं वो, और वो श्रद्धा भाव से आएंगे। मैं विनम्रता से पूछता हूं, किसी दूसरे धर्म और दूसरे मजहब में उस मजहब को न मानने वालों के मन में श्रद्धा हो और वो यात्रा करने जाएं तो बताइए। फिर वो आएंगे श्रद्धा भाव से, हफ्ता भर 10-10 दिन रहेंगे, हिंदू धर्म की तारीफ करके जाएंगे। अब उसके बाद उनसे कोई ये भी नहीं कहेगा तुम कन्वर्ट हो जाओ। मैं